नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम साइंस क्लास 10 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण अध्याय 1 का पार्ट 2 लेकर के आए हैं। पार्ट 1 हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम लोग पार्ट 2 के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो 10 क्वेश्चन पहले पार्ट में हो गए थे, तो एक क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। तो प्रश्न नंबर 11 है, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। पहला प्रश्न यहाँ पे आज का हमारा है, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वियोजन अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं, जबकि संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकर्मक संयुक्त होकर एकल उत्पाद बनाते हैं। अर्थात जो वियोजन अभिक्रिया होती है उसमें केवल एकल अभिकर्मक होता है। कैसा अभिकर्मक होता है? केवल एकल अभिकर्मक, अर्थात केवल एक अभिकर्मक ही टूट करके दो या अधिक नए उत्पादों का निर्माण करता है, जबकि इसका एकदम अपोजिट होता है संयोजन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है कि दो या दो से अधिक अभिकर्मक होते हैं। दो या दो से अधिक अभिकर्मक ये आपस में संयुक्त होकर के और एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं ना। वियोजन अभिक्रिया में एकल उत्पाद टूट जाता है और कई उत्पाद बनते हैं, जबकि संयोजन अभिक्रिया में जो एक से ज़्यादा अभिकर्मक है वो मिलेंगे और नए केवल एकल उत्पाद का ही निर्माण करेंगे। चलिए इसका उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। तो उदाहरण के लिए तो इसका उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। CaCO3 जो कि एकल उत्पाद है, ये टूट करके CaO कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का निर्माण कर रहा है ना। यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण कर रहा है। जबकि संयोजन अभिक्रिया में यहाँ देख लेते हैं हम लोग इसका उदाहरण। तो यहाँ पे मैग्नीशियम है और साथ में ऑक्सीजन, तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर रहा है और MgO का निर्माण कर रहा है। 2Mg + O2 = 2MgO। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 12, उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण दीजिए जिनमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है ना। तो हमको वियोजन अभिक्रियाओं के उदाहरण लिखना है जिसमें कि ऊष्मा का प्रयोग हो, साथ में प्रकाश का हो और विद्युत का प्रयोग किया गया हो ना। तो हमारा पहला उदाहरण है यहाँ पे जिसमें ऊष्मा का प्रयोग किया जा रहा है। तो CaCO3 जब इसमें ऊष्मा दी जाती है तो ये वियोजित हो जाती है और कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण करती है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट जब ऊष्मा इसमें प्रवाहित की जाती है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटती है। जबकि हम देखते हैं अगला हमारा विद्युत के प्रयोग से जब हम पानी में विद्युत को प्रवाहित करते हैं, जब पानी में विद्युत प्रवाहित की जाती है तो यह हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में टूट जाती है ना। 2H2O प्लस विद्युत = 2H2 + O2 का यहाँ पे निर्माण होता है। जबकि तीसरा हमारा है प्रकाश का प्रयोग करके। तो जब AgCl अर्थात सिल्वर क्लोराइड में सूर्य का प्रकाश की किरण पड़ती है तो यह सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाती है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न 13 है, विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है। इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है ना। विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसमें हमको अंतर बताना है और दोनों को समझाने के लिए हमको उदाहरण के रूप में समीकरण लिखना है। ठीक है, तो विस्थापन अभिक्रिया में एक तत्व दूसरे तत्व को उसके लवण से पृथक करके उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है। अर्थात विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, कोई एक तत्व होता है जो कि किसी अभिकर्मक से उसके किसी लवण को अलग कर देता है और स्वयं उससे जाकर के जुड़ जाता है। जबकि द्विविस्थापन में क्या होता है, द्विविस्थापन अभिकारकों में आयनों का आदान प्रदान हो जाता है ना। अर्थात एक आयन दूसरे आयन का स्थान ग्रहण कर लेता है, जबकि पहले वाले का दूसरा वाला स्थान ग्रहण कर लेता है। ठीक है ना।
यहाँ पर देखिए इसके उदाहरण को हम लोग देखते हैं। तो हमारा पहला उदाहरण है इसका विस्थापन अभिक्रिया का हमारा उदाहरण है। यहाँ पे आयरन लिया गया है, आयरन क्रिया कर रहा है किससे, कॉपर सल्फेट के विलयन से, है ना। कॉपर सल्फेट से जब ये क्रिया करता है तो यहाँ पे आयरन ज़्यादा क्रियाशील है कॉपर के मुकाबले, है ना। कॉपर सल्फेट से कॉपर के मुकाबले आयरन ज़्यादा क्रियाशील है, इसीलिए ये कॉपर को विस्थापित कर देगा, है ना। और कॉपर को विस्थापित करके सल्फेट के साथ स्वयं जुड़ जाएगा और आयरन सल्फेट का निर्माण करेगा, जबकि कॉपर अलग हो जाएगा, ठीक है। जबकि द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण हम लोग देखते हैं तो इसमें Na2SO4 है ना, सोडियम सल्फेट है, ये बैरियम क्लोराइड BaCl2 के साथ क्रिया कर रहा है। तो इसमें क्या होता है, दोनों आपस में अपने जो अभिकारक हैं उनके लवण आपस में अदला बदली कर लेता है ना। तो यहाँ पे देखिए सोडियम क्रिया कर लेगा किसके साथ, क्लोरीन के साथ, और बना लेगा NaCl, और जबकि बैरियम जो है वो SO4 के साथ क्रिया करके बैरियम सल्फेट का निर्माण करेगा, BaSO4 का निर्माण करेगा, है ना। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 है। 14 प्रश्न है, सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सीधे सीधे इसका अभिक्रिया लिखना है तो लिख देते हैं 2AgNO3 प्लस Cu, है ना। सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में कॉपर प्रवाहित करेंगे तो ये CuNO3 का होल ट्वाइस बना लेगा और साथ में Ag सिल्वर अलग हो जाएगी, हमको सिल्वर मिल जाएगी। चलिए प्रश्न नंबर 15 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए, है ना। अवक्षेपण अभिक्रिया यहाँ पे हमको बताना है, इसकी परिभाषा लिखनी है। तो जब दो अभिकारक विलयन आपस में अभिक्रिया करके अविलेय ठोस उत्पाद बनाते हैं तो उस विलयन में उस ठोस के कण अवक्षेपित हो जाते हैं, इस क्रिया को अवक्षेपण कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उदाहरण देखेंगे हम, तो AgNO3 है, सिल्वर नाइट्रेट का विलयन है। जब इसमें हम NaCl सोडियम क्लोराइड डालेंगे तो ये AgCl का अवक्षेप मिल जाएगा, है ना। सिल्वर क्लोराइड अवक्षेपित होकर के ठोस रूप में नीचे बैठ जाएगा और जबकि NaNO3 अलग हो जाएगा। तो यह इसी को अवक्षेपण अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 है हमारा, ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर निम्नलिखित पदों की व्याख्या करिए। प्रत्येक के लिए 2 उदाहरण भी देना है, ठीक है। तो ऑक्सीजन जब जुड़ेगी या ऑक्सीजन निकलेगी तो इसके आधार पे हमको अपचयन को और अपचयन को समझाना है। तो हम लोगों ने पहले भी पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अपचयन और उपचयन किसे कहते हैं। फिर से हम लोग इसमें प्रश्न आया हमारा तो फिर से इसको डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं उपचयन। तो उपचयन किसे कहते हैं, जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का संयोग होता है ना, अर्थात ऑक्सीजन मिल जाता है अथवा हाइड्रोजन का ह्रास होता है तो उस पदार्थ को उपचयन कहते हैं। यहाँ उदाहरण है 2Cu प्लस CO2, है ना। यहाँ पे कॉपर के साथ क्रिया कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड तो ये CuO बना रहा है ना। यहाँ पे मतलब कॉपर के साथ ऑक्सीजन आकर के मिल जाता है ना, और कार्बन अलग हो जाता है, अर्थात यहाँ पे कॉपर का क्या हो रहा है, उपचयन अथवा ऑक्सीकरण, है ना। दूसरा उदाहरण है, कार्बन की क्रिया डायरेक्ट ऑक्सीजन से कराई जा रही है और CO2 का निर्माण हो रहा है, अर्थात यहाँ पे कार्बन का क्या हो रहा है, कार्बन का उपचयन हो रहा है। तो उपयुक्त उदाहरणों में कॉपर और कार्बन का उपचयन हो रहा है, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं अपचयन। तो अपचयन क्या होता है, अपचयन इसका अपोजिट होता है। जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का ह्रास होता है अथवा हाइड्रोजन का संयोजन होता है, ठीक है। इसमें उपचयन के विपरीत ऑक्सीजन का ह्रास होगा, है ना, और हाइड्रोजन का संयोजन होगा। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया कहा जाएगा, है ना। उदाहरण के लिए हम देखेंगे, कॉपर ऑक्साइड है, CuO है, इसमें जब हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराई जाती है तो कॉपर बनता है और H2O अलग हो जाता है ना, H2O अलग हो जाता है, ठीक है।
H2O अलग हो जाएगा, तो CuO और प्लस H2 इज इक्वल टू Cu प्लस H2O। तो यहाँ पे कॉपर से ऑक्सीजन अलग हो रहा है, इसीलिए कॉपर का क्या हो रहा है, अपचयन। ठीक है ना। जबकि दूसरा उदाहरण है ZnO, है ना, जिंक ऑक्साइड के साथ कार्बन की क्रिया कराई जाती है, तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन क्रिया करके अलग हो जाता है, जबकि Zn अलग हो जाता है, अर्थात यहाँ पे Zn का क्या हो रहा है, अपचयन। ठीक है। उपयुक्त क्रिया में CuO कॉपर ऑक्साइड एवं ZnO जिंक ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है। चलिए अगले प्रश्न संख्या की ओर हम लोग चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। ठीक है ना। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व है, उस तत्व को जब उस तत्व को X नाम दिया गया है, जैसे वह वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे उसे, तो काले रंग का हो जाएगा। इस तत्व X का नाम और उस काले रंग की यौगिक का नाम बताना है। ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि भूरे रंग का तत्व है उसका नाम कॉपर है। क्या है, इसका उत्तर हो जाएगा कॉपर। X तत्व का नाम हो जाएगा कॉपर। जबकि कॉपर के साथ जब हम क्रिया कराएंगे ऑक्सीजन की, अर्थात दहन होगा, तो ये CuO बना लेगा। ठीक है ना, कॉपर ऑक्साइड बना लेगा। ठीक है। यहाँ पे 2 लगा के हम इसको बैलेंस कर देंगे। 2Cu प्लस O2 इज इक्वल टू 2CuO। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 18 है हमारा, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। तो इसका सीधा सा जवाब है, लोहे की वस्तुओं को संक्षारण से बचाने के लिए, अर्थात जंग से बचाने के लिए हम उसको पेंट करते हैं, जिससे वह नमी के संपर्क में ना आने पाए। क्योंकि जैसे ही लोहे में नमी, अर्थात H2O और साथ में ऑक्सीजन ऑक्सीजन से संपर्क होता है, तो यह जंग का निर्माण कर देता है। जंग का फार्मूला हम लोगों को पता है, Fe2O3 डॉट XH2O। ठीक है ना। जैसे ही आयरन पानी मतलब नमी और ऑक्सीजन से संपर्क करेगा, तो ये Fe2O3 डॉट XH2 अर्थात जंग का निर्माण कर देगा। इसी से बचाने के लिए हम लोहे की वस्तुओं को पेंट करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 है हमारा, तेल एवं वसा युक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। तो तेल, इसका उत्तर होगा, तेल एवं वसा युक्त खाद्य सामग्री वायु या ऑक्सीजन के संपर्क में अधिक समय तक रखने पर उपचयित होकर अपना स्वाद एवं गंध, है ना, स्वाद एवं गंध बदल करके विकृत गंधी हो जाते हैं। इसीलिए इन्हें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैसों से प्रवाहित किया जाता है। ठीक है। हम लोग देखे हैं अपने घरों में, हम लोगों ने अनुभव किया है कि जब कोई वसा युक्त या तेली चीज है, जैसे अचार हो गया, है ना, अचार हो गया, या कि और कुछ चीजें हैं जो काफी समय से रखी हुई होती हैं, अगर ऑक्सीजन के संपर्क में आएगी, अधिक समय तक वो खुली रख दिया जाए उनको, तो वो क्या होगा, विकृत गंधी हो जाएंगी, अर्थात उसमें एक अलग प्रकार की गंध आने लगेगी, जिसकी वजह से उसका स्वाद खत्म हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। प्रश्न नंबर 20 है हमारा, निम्नलिखित पदों का वर्णन करिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। तो पहला है हमारा संक्षारण और दूसरा विकृत गंधिता। तो संक्षारण किसे कहते हैं, जब लोहे या लोहे जैसे पदार्थों से बनी वस्तुएं अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आती हैं, तब ये संक्षारित होती हैं। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। ठीक है। जब लोहे या लोहे जैसे पदार्थों से बनी हुई वस्तुएं अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आती हैं, तब ये संक्षारित होती हैं। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। इसका उदाहरण हम लोगों ने ऊपर देखा भी, लोहे में जंग लगना, अर्थात उस पर लाल भूरी परत का जमना, अर्थात या कि दूसरा उदाहरण हम लोग दे सकते हैं कि चांदी की परत, चांदी का काला हो जाना, है ना। कई उदाहरण हम लोग इसमें देख सकते हैं। लोहे में जंग लगना हम लोगों ने अभी देखा था ऊपर। तो Fe क्रिया करेगा ऑक्सीजन के साथ और साथ में पानी नमी के साथ, तो ये बना देगा, जंग का निर्माण कर देगा, Fe2O3 डॉट XH2O। ठीक है। यहाँ इसको बैलेंस करेंगे तो 2 हो जाएगा और Fe2O3 डॉट XH2O। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं।
तो अगला हमारा इसी में बी नंबर है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता तेल या वसा युक्त खाद्य पदार्थ उपचयित होकर अपना स्वाद एवं गंध को बदल देते हैं। इस घटना को विकृत गंधिता कहलाती है। ठीक है, जो तेल या वसा युक्त खाद्य पदार्थ हैं वो ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाते हैं और उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन आ जाता है और इस घटना को विकृत गंधिता कहते हैं, है ना। तेल या वसा में तले हुए खाद्य पदार्थ जैसे नमकीन को खुला छोड़ दो तो कुछ टाइम बाद उसका स्वाद बदल जाता है और साथ में उससे एक अलग तरीके की गंध आने लगती है। ठीक है, इसी तरह से चिप्स हो गया, इनको खुले में रख देंगे तो इनका स्वाद एवं गंध अप्रिय हो जाएंगे। ठीक है, तो आशा है कि आप लोगों ने इस वीडियो को देखा होगा और आपको काफ़ी मदद मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपकी कुछ हमको सजेशन है तो आप अपना सुझाव दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आपके सुझाव का स्वागत रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आगे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबा दें जिससे हमारी प्रत्येक वीडियो आपको प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।